Hello everyone, welcome to this masterclass of resonance and its application. It is a topic of general organic chemistry. I am Chaitanya Rastogi from Vidya Mandir classes and we are in association with Doubtnut. So आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेजोनेंस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो रेजोनेंस होता क्या है, पहले इस बात को समझते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस ये देखते हैं पहले। व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस हम लोगों ने डे टू डे लाइफ में भी देख रखा है, लेकिन हमने कभी फील नहीं किया कि रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो हम रेजोनेंस करते हैं कि जब फिजिक्स में रेजोनेंस होता है तो क्या होता है कि दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करने लगती हैं। जैसे हम लोग ट्यूनिंग ऑफ गिटार्स करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग गिटार को ट्यून करते हैं। गिटार को ट्यून करते समय क्या करते हैं कि सारे वायर्स की फ्रीक्वेंसी सेम कर देते हैं, जिससे उससे म्यूजिक निकल पाए। तो सेम काम होता है केमिस्ट्री में भी। और जब रेजोनेंस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, आराम मिलता है, एनर्जी कम होती है और म्यूजिक आता है, मतलब खुशी मिलती है बेसिकली, है ना। तो केमिस्ट्री में रेजोनेंस क्या होता है। केमिस्ट्री में रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में रेजोनेंस कहते हैं कि इन केस ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, in case of some molecules, one structure is incapable of showing all the properties all the properties of a molecule. That means that means there exist some other structures of the same molecule simultaneously. Some other structures of the same molecule simultaneously, which are rapidly interconvertible interconvertible into each other. These structures are called these structures are called resonating structures. These structures are called resonating structures or canonical structures or contributing structures. Contributing structures. These structures are called resonating structures or canonical structures or contributing structures, and the actual structure exists as a hybrid of these structures. Hybrid of these structures, also known as also known as resonance hybrid. Also known as resonance hybrid.
तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो होता क्या है, इसे देखते हैं, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कि जैसे अगर हमसे कोई कह दे कि CO3 2 का स्ट्रक्चर बनाना है, कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना है। अब कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तो ये कार्बोनेट आयन बना लिया, दूसरा बंदा कहे कि नहीं हम इस तरह से बनाना चाहते हैं, और तीसरा बंदा कहे नहीं हम इस तरह से बनाना चाहते हैं। और कोई कह दे कि ये ऑक्सीजन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ऑक्सीजन की नंबरिंग हम सेम रखते हैं, जिससे कि ये ना कहें कि सर इस स्ट्रक्चर को घुमा घुमा के बना दिया है, तो आपने वही कर दिया कि स्ट्रक्चर को 120 डिग्री रोटेट किया और ये बन गया। लेकिन हमने रोटेट नहीं किया, हमने ऑक्सीजन की पोजीशन फिक्स रखी है, यस, पाई बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज किया है। अब इस केस में अगर कोई पूछे कि A B और C मीन्स ABC में हम लोग बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को कहा जाए, तो पहला बच्चा कहेगा कि डबल बॉन्ड छोटा होता है अगर हम बॉन्ड लेंथ लिख दें, तो A विल बी लेस देन B और B इक्वल्स टू C। A विल बी लेस देन B एंड B इज इक्वल्स टू C। वह पहला बच्चा तो यही कहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है और B और C एक जैसे देख रहे हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी। दूसरा बच्चा क्या कहेगा कि A विल बी इक्वल्स टू C एंड B इज लेस देन A एंड C। थर्ड क्या कहेगा, C इज लेस देन A इक्वल्स टू B। अब तीन अलग अलग लोगों ने बॉन्ड लेंथ की अलग अलग ऑब्जर्वेशन दी है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि CO3 के तीन स्ट्रक्चर्स में अलग अलग बॉन्ड लेंथ है, कि किसी के ड्राइंग करने से बॉन्ड लेंथ चेंज है। तो इसका जो नेट शेल में स्ट्रक्चर बनता है, तो लिख लेते हैं, इन CO3 2 it is observed that all the CO bonds are of equal length। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि हमने जो कंक्लूड किया वो A = B = C ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो इसका मतलब CO3 2 का जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें 3 ऑक्सीजन होंगे और हर ऑक्सीजन के साथ C का पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा और -2। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ये बनाएंगे कैसे, इसे हम सीखते हैं। रेजोनेंस बनाना की स्ट्रक्चर रेजोनेंस कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जेई में कई बारी सवाल, नीट में कई बारी सवाल इसका पूछा जा चुका है। कंपटीशंस में एग्जाम आते रहते हैं सवाल कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एंड मेनी एप्लीकेशंस इन टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इस बारे में भी बात कर रहे हैं। तो हम सीखते हैं हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और उससे पहले देख लेते हैं हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पहले देख लेते हैं कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो रेजोनेंस। conditions for a molecule to show रेजोनेंस। मॉलिक्यूल रेजोनेंस कब शो करेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। तो ये लिख लेते हैं कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। और इसे प्लेनर कंडीशन कैसे चेक करेंगे, एंड टू चेक द प्लेनैरिटी we say all the atoms should have या should be either sp2 hybridized
और sp हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइज्ड, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि अगर sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। लेकिन इससे एक बेटर वर्जन भी हम इसी सेंटेंस का लिख सकते हैं, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए इन जनरल लोग नहीं लिखते, लेकिन मैं लिख देता हूँ कि और करके से लिख लेते हैं कि रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल का प्लेनर होने से ज्यादा जरूरी है कि दोज ऑर्बिटल्स which are participating in resonance should be in same plane। बेटर लाइन लिखते हैं कि दोज ऑर्बिटल्स which are participating which are participating which are participating in resonance must be in must be in same plane must be in same plane must be in same plane। उन्हें कहाँ होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, अब सेम प्लेन में होना चाहिए तो हम इसे चेक करेंगे, कैसे कैसे देखेंगे, जब रेजोनेंस करेंगे तो इसे देखेंगे। सेकंड कंडीशन जो मेन है कि देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन। देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है ऑल्टरनेट। अगर हम लेमन की भाषा में लिख ले तो हम इसे लेमन्स लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स with respect to the resonating species। जो रेजोनेंस कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो रेजोनेंस हो जाएगा। ये दो मेन कंडीशन है जो रेजोनेंस के लिए एप्लीकेबल है, जिन्हें हम रेजोनेंस जिनसे हम लोग रेजोनेंस को समझ सकते हैं, जिससे हम रेजोनेंस को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि केसेस ऑफ रेजोनेंस करते हैं कि कब कब रेजोनेंस होगा और कैसे होगा। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस एंड केसेस ऑफ रेजोनेंस। तो हेडिंग डाल लेते हैं केसेस फॉर रेजोनेंस। फॉर रेजोनेंस लिख सकते हैं या ऑफ लिख लेते हैं? ऑफ, ऑफ लिख लेते हैं। डिफरेंट केसेस ऑफ रेजोनेंस। तो पहला केस देखते हैं, रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं तो क्या होगा? तो कैसे देखेंगे इसे? इसे देखने के लिए हम क्या करें कि हमने एक सिस्टम ले लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज लगा लिया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज लगाया तो हमने सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं कि ये सिस्टम कौन सा है। दिस इज एलाइल एनायन। ये क्या है? एलाइल एनायन है। ये क्या है? एलाइल एनायन है। ये एलाइल एनायन हो गया। अब निगेटिव चार्ज के लिए इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी कि मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। तो ये कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया, इस पे sp2 आ गया, और इस पे हाइब्रिडाइजेशन psp2 है, वेयर p रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ लोन पेयर, वेयर p tells that the lone pair is present in p orbital parallel to the pi bond। तो मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया। ठीक, अब देखते हैं कॉन्जुगेशन। तो नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करना है तो उसके रिस्पेक्ट में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन भी है इसमें। तो रेजोनेंस कैसे कराएंगे?
रेजोनेंस कराने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब एरो नंबर लिख लेते हैं 1 और 2। ध्यान से देखना कि पहले निगेटिव चार्ज आया, तब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो इसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, जिन बॉन्ड्स को टच नहीं किया, एटम्स तो मूव नहीं करते रेजोनेंस में, केवल बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर हम ये तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुआ, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये भी क्वेश्चन आजकल आने लगा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ पे हुआ, तो ये कैसे बताएंगे, तो बताएंगे द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्योर p orbital to pi star orbital of c डबल बॉन्ड c। ठीक है, पाई स्टार ऑर्बिटल क्यों, क्योंकि जिस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है उस पे हमने बॉन्ड ऑर्डर 0 करना है। तो अगर हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना था तो हमने पाई स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन रख दी, जिससे पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0 आ गया। पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 0 आते ही वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिड कैसा बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनाएंगे, जो मॉलिक्यूल जहां है वो तो वैसे ही रहेगा। अब इस पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर, इसमें भी डबल बॉन्ड करेक्टर, और डेल्टा नेगेटिव इस पे लगा दें और डेल्टा नेगेटिव इस पे लगा दें, तो ये बन गया क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी तरह से इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं कि ये ऑक्सीजन पे निगेटिव आ गया, ये फेनॉक्साइड आयन है, ये क्या है, ये फेनॉक्साइड आयन है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, इसके रेजोनेंस बना रहे, तो मैं एरो पे नंबर हमेशा डालता हूँ जिससे कि हम लोगों को याद रहे कि हमने किया क्या। अब देखो, जिस बॉन्ड को टच नहीं किया उन्हें हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमने सिंगल बॉन्ड ओ को पोजीशन नहीं छुई, हमने इन दोनों बॉन्ड्स को नहीं छुआ तो इन्हें वैसे ही बना रहने दिया। ओ का सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखना भाई, नंबर 1 ओ का नेगेटिव लोन पेयर वापस आया, तो इसने एक बॉन्ड था 2 बना लिए। फिर पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वहां पे सिंगल बॉन्ड हो गया, और जहां पे पहुंचा उस पे मैंने एरो का डॉट लगाया जहां से पता लग जाए कि वहां पे नेगेटिव चार्ज पहुंच रहा है। फिर इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ भेजा और इसे यहाँ पे भेजा, और तब तक रेजोनेंस कराते रहेंगे जब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना पहुंच जाए। 1 2 1 2, भाई 1 2 1 2 डालते रहना जिससे पता रहे कि हम पहले काम क्या कर रहे हैं, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन केवीबीवाई में भी आते हैं, एनएसईसी में भी आते हैं, इवन ओलंपियाड्स में भी आते हैं। तो ये सभी के लिए है। तो ये बन गया। तो इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन हो गया, हर बॉन्ड पे डबल बॉन्ड करेक्टर है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशंस और पैरा पोजिशंस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। इसीलिए जो बेंजीन होती है उसके अंदर हम लोग एक सर्कल खींच देते हैं जिसे हम फटाफट क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग कहते हैं, और उन्हीं को हम रिंग करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो घर पे क्या ट्राई करना कि क्वेश्चन लिख देता हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ resonating
resonating structures formed when formed of the product, ऐसा लिख लेते हैं, of the product when beta naphthol react with NaOH। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, तुम्हारे लिए इतनी मदद कर देते हैं कि बीटा नेफ्थॉल बना देते हैं और उसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOH से, ये मानते हुए कि अभी हम लोगों को ये रिएक्शन नहीं आती, ये बीटा नेफ्थॉल हो गया और इसकी रिएक्शन NaOH से कराने पे ये O माइनस आ गया, ये O माइनस आ गया। ठीक, यहाँ पे बॉन्ड लगा देता है, ये बॉन्ड है। ठीक है, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने दो, तो यू हैव टू काउंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ठीक, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों को बनाना है। अब हम निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करा लेंगे। जब निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करा लेंगे तो नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट केस आता है केस नंबर 2, रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद पाई बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज विद पाई बॉन्ड को कैसे देखेंगे? पॉजिटिव चार्ज विद पाई बॉन्ड को हम देखते हैं, ठीक है। अब ये कार्बन sp2 है, ये भी sp2 और ये भी sp2 है, तो हमने पहले प्लेनैरिटी चेक कर ली, सब कुछ sp2 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में सिंगल और डबल बॉन्ड में यू कैन सी, पॉजिटिव चार्ज के केस में पॉजिटिव चार्ज मतलब एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इनिशिएट करते हैं और एक टाइम पे एक ही एरो लगाते हैं। क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन इनिशिएट करते हैं और एक टाइम पे एक ही एरो लगता है। ध्यान रखने की बात है कि एक टाइम पे एक ही एरो लगेगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया भाई, ये बन गया CH2, यहाँ पे आ गया CH, इस पे आ गया प्लस। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां पे हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, electrons are being from pi to empty p of कार्बन, पाई टू पी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, पाई टू पी ट्रांसफर हो रहा है। अब इसका भी एक केस देख लेते हैं, इसका हाइब्रिड बना लेते हैं। अच्छा, हाइब्रिड कैसा बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लाइक CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। हम बाहर भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। अब एक केस इसका भी कर लेते हैं। अच्छा, वो एलाइल एनाइन था, ये क्या है, ये एलाइल कैटाइन है। ये एलाइल कैटाइन है, यहाँ पे CH2 प्लस लिख लिया। अब इसके रेजोनेंस कराने हैं, तो एक टाइम पे एक ही रेजोनेंट, एक टाइम पे एक ही एरो लगाएंगे। तो एक टाइम पे एक एरो लगा दिया, जहां से इलेक्ट्रॉन्स उठ के गए हैं उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जहां पे पहुंचे हैं वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी जगह सेम रहेगा।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, ये प्लस आ गया, ये उठ के इधर आ गया, तो ये CH2 प्लस बन गया। तो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनाएंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करा, जो जैसा था पहले लिख लिया, हर बॉन्ड पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, और जो डेल्टा प्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया हमारा। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। ठीक है, अब इसके लिए घर पे ट्राई करना क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। इसे कहते हैं ट्रोपोलियम आयन। इसके ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फॉर आंसर्स यू कैन कमेंट, है ना। अब केस नंबर 3 लेते हैं। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 इज resonance of lone pair of electron with pi bond. Resonance of lone pair of electrons with pi bonds। ये बिल्कुल सेम होगा जैसा हम लोगों ने निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस किया था, वैसे ही लोन पेयर का भी रेजोनेंस करेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा, वो हम लोग देख लेते हैं क्या डिफरेंस होगा। कुछ डिफरेंस का मतलब कि हम लोग अभी तक निगेटिव चार्ज था तो वो रेजोनेंस करके क्या हो जा रहा था, वो न्यूट्रल हो जा रहा था, लेकिन अगर कोई न्यूट्रल स्पीशी है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, जैसे हमने लिख ली विनाइलमीन। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन फिर से psp2 है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये लोन पेयर से रेजोनेट करेंगे। जब लोन पेयर रेजोनेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा। ठीक है, ये रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए। तो फिर हम लोग इसे देखेंगे तो ये आ जाएगा CH2 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड CH, और डबल बॉन्ड NH2 पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, NH2 पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए, तो फिर से लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्योर P टू पाई स्टार ऑफ C डबल बॉन्ड C। ठीक है, P से कहाँ गए, पाई स्टार ऑफ C डबल बॉन्ड C में चले गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल, इसका हाइब्रिड बना लेते हैं। तो इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH NH2, दोनों पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस। ठीक है, अब बात करते हैं, एनिलीन ले लेते हैं मान लो एग्जांपल के लिए हम लोग। हमने एनिलीन ले ली एग्जांपल के लिए। अब एनिलीन ली,
तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, इधर आएगा, ये एनिलीन है, तो 1 और 2 बिल्कुल देखो बिल्कुल निगेटिव चार्ज के जैसा है, सेम एज निगेटिव चार्ज। रेजोनेंस आ गया तो बाकी लाइफ पूरी ही आसान हो जाएगी। तो ये डबल बॉन्ड NH2+ हो गया, यहाँ माइनस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, और फिर तो नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस की तरह ही है। तो ये बनाते जा रहे हैं हम लोग। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। ठीक है, और ये कहाँ गया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आ गया, और ये कहाँ चला गया, ये ऊपर चला गया वापस। ठीक है, तो ये बन गया। इसका हाइब्रिड कैसा बनाएंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनाएंगे? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, यहाँ पे NH2 हो गया, इस पे डबल बॉन्ड करेक्टर, और इन सब पे डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा। इन सब पे क्या रहेगा? डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा। इस पे आ जाएगा डेल्टा प्लस, और बाकी जगह पे आ जाएगा डेल्टा माइनस। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना लिया इसका हम लोगों ने। हमने क्या बना लिया? रेजोनेंस हाइब्रिड बना लिया इसका। ठीक है, अब घर के लिए क्या करना है भाई? हम लोगों को ट्राई क्या करना है? ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइरोल। पाइरोल के हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नाइट्रॉन के पास लोन पेयर है। एक स्पेशल केस की तरह देख लेते हैं। इसे कहते हैं पायरिडीन, या पेरिडीन, कुछ भी कह लो। अब हमें इसमें देखना है कि रेजोनेंस होगा नहीं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या चेक किया कि हाइब्रिडाइजेशन सारे एटम्स का मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा लिए। तो ये कार्बन sp2 है, sp2, sp2। नाइट्रोजन इज ऑल्सो sp2, sp2 और sp2। सब पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सब पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है भाई, है ना। सब पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया। अब हमें लगा मॉलिक्यूल प्लेनर, और हमने रेजोनेंस कराया, और हमने देखा कॉन्जुगेशन भी है। तो मैं इसे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, और हमने कॉन्जुगेशन यहाँ पे देखा ऐसा कि ये, हम मान लेते हैं कि हम ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इसे ऐसा बनाने की कोशिश की तो हम ये भूल गए कि ये बेंजीन रिंग प्लेनर है, ये एक प्लेन पे है, और इसके पाई ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर प्लेन में है। इसके पाई ऑर्बिटल्स कहाँ है? परपेंडिकुलर प्लेन में। और जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर हमने यहाँ पे बनाया है, वो वो रिंग के प्लेन में है, वो प्लेन पे है। पाई ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, लोन पेयर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ परपेंडिकुलर है, दे आर नॉट प्लेनर, इसलिए दिस रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, दिस रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। तो ये वो एग्जांपल है जब मॉलिक्यूल तो प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन क्योंकि ऑर्बिटल्स आर इन नॉट इन सेम प्लेन, दैट्स व्हाई द रेजोनेंस इज नॉट अकरिंग। ये वाला केस है, तो इसीलिए मैंने लिखा है इसे स्पेशल केस की तरह, कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, कि इन केस ऑफ पिरिडीन, इसे एलेबरेट करके लिख देता हूं। In case of pyridine, the lone pair of nitrogen the lone pair of nitrogen is in
sp2 hybrid orbital which is perpendicular to the pi electron cloud, which is perpendicular to the pi electron cloud. That's why that's why it cannot it cannot undergo रेजोनेंस। वो बिल्कुल भी रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब ये बात ध्यान रखने की है कि मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है, लेकिन यार कैसे केस भी मिल सकते हैं कि जिनमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस, जैसे नाइट्रोजन का केस है, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पा रहा क्योंकि वो खुद पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में, और परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में होने की वजह से रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। अब नंबर 4 करते हैं हम लोग। नंबर 4 हेडिंग डाल लेते हैं। नंबर 4 हेडिंग विल बी resonance of free radical, resonance of free radical, फ्री रेडिकल को दूसरे पेन से लिख देते हैं, फ्री को, फ्री रेडिकल विद पाई बॉन्ड्स। फ्री रेडिकल विद पाई बॉन्ड में क्या करेंगे हम लोग, फिर से एलाइल रेडिकल बना लिया। जब रेडिकल बनाते हैं तो इसका रेजोनेंस कराते हैं तो हाफ एरो लगाया। हाफ एरो का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। हाफ एरो का मतलब कितना है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो जो इसका बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो किधर आ जाएगा, जो पाई बॉन्ड का एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा। तो इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा CH2 रेडिकल। कॉन्जुगेशन है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब तो ये बात हम लोग सीख गए हैं। ठीक। तो ये 3 एरो दिखाने की जगह इन जनरल हम क्या करते हैं, हम 2 ही एरो शो करते हैं। हम लोग 2 ही एरो शो करते हैं और डायरेक्टली ये बना देते हैं। ठीक है। 3 एरो बनाने में बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए डायरेक्टली बना देते हैं। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लाइक, और इस बार इलेक्ट्रॉन को तो डेल्टा बना नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर डिपिक्ट कर देंगे जिससे लोग समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कहाँ डिपिक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर बना देंगे जिससे लोग पता लग जाएगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ये किसका आ गया, सिंगलेट इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री रेडिकल का। तो एक हम लोग बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ले लेते हैं। अब अपने आप भी लोग बना सकते हैं, मेरे साथ साथ पैरेलल भी बना सकते हैं या अपने आप भी बना सकते हैं। तो ये इधर आया, ये इधर आया। ये इनिशियली बनाने में लगता है कि बड़ा मेहनत का काम है, लेकिन एक बार तुम सीख जाओगे तो ये हाथ अपने आप चलना शुरू हो जाएगा और इसमें बहुत कम टाइम लगेगा और हमेशा जीवन भर के लिए याद रहेगा, जिससे बहुत फायदा होगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार रेजोनेंस कराना पड़ता है, और रेजोनेंस अगर आ गया तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। थोड़ी क्या, काफी इजी हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी ये बना दिए। ठीक है। अब इसका हाइब्रिड कैसा बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा फॉर्म करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म करने के लिए
सब जगह पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और रेडिकल हम लोग बाहर लगा देंगे, जिससे ये पता रहे कि रेडिकल कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि रेडिकल को डेल्टा नेगेटिव लिखना या डेल्टा लिखना बड़ा मुश्किल काम है, इलेक्ट्रॉन को पार्शियल नहीं लिख सकते। ठीक, अब नेक्स्ट केस करते हैं। रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड। रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कराना हो तो हमने ले ली 1,3 ब्यूटाडाइन ले ली, और इसको रेजोनेंस कराने के लिए इस तरह से रेजोनेंस करा दिया। ये क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन है। तो इससे जो स्ट्रक्चर बन गया वो यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये क्या बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब जब पाई बॉन्ड से रेजोनेंस कर रहा है तो ये सिंपल बात है कि इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। तो बिल्कुल ही आसान काम है। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये तो बिना कहे पता लग रहा होगा। मॉलिक्यूल प्लेनर है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस इज रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर विद एम्प्टी p और d ऑर्बिटल। तो जिसे हम लोग इन जनरल केमिकल बॉन्डिंग में इसे हम लोग बैक बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में इसी को हम लोग बैक बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। तो इसमें ये रेजोनेंस की कंडीशंस फॉलो करने का इसमें थोड़ा अलग क्राइटेरिया होता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग में पता है एडजेसेंट एटम होता है। कॉन्जुगेशन के लिए हमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं होती है। तो एकदम अगर हम एग्जांपल लिख लें इसका, तो मान लो इस तरह का एग्जांपल लिख लिया हमने कुछ, ठीक। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये क्या कर देगा, ये बैक बॉन्डिंग कर देगा। बेसिकली ये भी रेजोनेंस है या बैक बॉन्डिंग, कुछ भी कह सकते हैं इसे। और ये बन जाएगा। तो ये क्या है, ये बैक बॉन्डिंग कह सकते हैं या फिर रेजोनेंस कह सकते हैं, या फिर हम एसाइल कैटायन बना लें। अगर हम एसाइल कैटायन बना लें तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि एक एमटीपी ऑर्बिटल है कार्बन के पास। तो ये रेजोनेंस कर देगा और बना देगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड O+। क्या बना देगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O+। ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है जिसे ध्यान रखना, ये बहुत ही काम का है। अब हम लोग डालते हैं कि कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम लोगों ने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो उनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है इसके बारे में बात करनी है हम लोगों को। तो लिख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके रूल्स हैं कुछ, मैं डायरेक्टली रूल्स लिख रहा हूं। तो रूल नंबर वन क्या है कि एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट फॉलो वन और द अदर लुईस स्ट्रक्चर। एवरी resonating every resonating structure must follow one or the other
one or the other Lewis स्ट्रक्चर। ठीक है, नंबर 2 लिख लेते हैं। रूल्स को हम लोग सीक्वेंस में लगाएंगे, ये लिख देते हैं ऊपर, रूल्स मस्ट बी अप्लाइड इन सीक्वेंस। अप्लाइड इन सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज कि those resonating structures, those resonating structures are more stable which have least charge or neutral than the charged ones, than the charged ones। जिन पे चार्ज है उनसे जिन पे चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल है। नंबर 3 कि that resonating structure, अलग पेन से लिखते हैं सर, that resonating structure will be more stable, that resonating structure will be more stable in which the octet of every atom is complete as compared to that in which the octet is incomplete, the octet is incomplete। तो मतलब अगर हम देखें तो एसाइल कैटाइन ही लिख लें और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लें। अब अगर इसमें देखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर कार्बन के पास, हर एटम के पास काउंट कर लेते हैं। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन के पास 6 हैं और इस ऑक्सीजन के पास 8 हैं। इस कार्बन के पास 8 है, इस कार्बन के पास भी 8 है और इसमें 8 है। तो राइट वाले स्ट्रक्चर में हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि लेफ्ट वाले में हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, नंबर 4, दिस इज मोर स्टेबल। अब नंबर 4 लिखते हैं कि दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर will be more stable in which the negative charge is on more electronegative element and positive charge is on more electro positive element than the other, than the other
सिचुएशंस, ठीक है, देन द अदर सिचुएशंस। तो कैसे देखेंगे, जैसे अगर हमने ये नेगेटिव लिख लिया, ये डबल बॉन्ड ओ लिख लिया और एच लिख लिया, ठीक है, अब इसका रेजोनेंस कराया तो CH2 डबल बॉन्ड CO- और H। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीशन वाला, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, वेरी गुड, इसके पास भी 8 थे, वेरी गुड, इसका तो डबलेट पूरा था, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन का तो डबलेट ही पूरा होता, 8 है, इसके पास भी 8 है, और इसके पास भी 8 है, और इसके पास 2 है, तो सबका ऑक्टेट डबलेट और डबलेट पूरा है। अब पहले वाले रूल काम नहीं कर रहे, तो हम लोग फोर्थ रूल के पास आ जाएंगे और देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन। तो हम नेगेटिव चार्ज इस पे ऑक्सीजन पे वो ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये मोर स्टेबल हो गया और ये लेस स्टेबल हो गया, ठीक है। अब लास्ट रूल इज कि लाइक चार्जेस शुड बी फार अपार्ट एंड अपोजिट चार्जेस शुड बी क्लोज। ये तो फिजिक्स का रूल है। द लाइक चार्जेस should be far apart and unlike charges should be close for more stable resonating structures। तो इन 5 रूल्स को हम लोग अप्लाई करके अच्छे से हम लोग रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन भी मैं देख लेता हूं इसका। जैसे अगर हमारे पास आया कि मान लो CH2 - N डबल बॉन्ड N, हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, हमारे पास ये 4 सॉरी और अब हमें इन 4 स्ट्रक्चर्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्टेट चेक करेंगे। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का कंप्लीट है, नाइट्रोजन का कंप्लीट है, ना कार्बन का कंप्लीट है, नाइट्रोजन कंप्लीट है, नाइट्रोजन कंप्लीट है, इसमें कार्बन का कंप्लीट है, नाइट्रोजन का कंप्लीट है, इस नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट है, कार्बन इनकम्प्लीट है, नाइट्रोजन कंप्लीट है और नाइट्रोजन कंप्लीट है। तो हमें ये पता है कि जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उनकी स्टेबिलिटी कम है, जिनका ऑक्टेट स्टेबल है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। यानी कि अगर हम इसे नंबर देते हैं 1 2 3 4, तो 1 और 2 विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3 and 4, बिकॉज इन केस ऑफ 1 and 2 द ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम इज कंप्लीट, whereas in case of 3 and 4 the octet of carbon and nitrogen respectively are not complete। तो 1 और 2 ज्यादा स्टेबल है। तो 1 और 2 में अगर हम कंपेयर करें तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑक्टेट रूल तो काम कर नहीं रहा, तो हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। हमारा आंसर क्या आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 2, फिर 1। अब दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो फिर देखेंगे नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आ जाएगा 4 एंड देन 3। तो इस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी भी कंपेयर
कर सकते हैं और उन्हें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था रेजोनेंस का। इसके बाद हम लोग रेजोनेंस के एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करते हैं। तो लिख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ में हम लोग एक बेसिक बात तो जानते ही हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम एक्स वाई जेड ले लें तो बॉन्ड लेंथ का अगर हमें ऑर्डर लिखना हो तो x विल बी ग्रेटर देन y विल बी ग्रेटर देन z। ठीक है। अब रेजोनेंस से क्या फर्क पड़ेगा, हमने मान लिया एक क्वेश्चन ले लिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, और इसमें ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। इसकी बॉन्ड लेंथ A ले ली, इसकी बॉन्ड लेंथ B ले ली। तो हमें ये बताना है कि A और B में कौन बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये रेजोनेंस कर रहा है और ये रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। तो ए, तो अगर बॉन्ड लेंथ, अगर इसने रेजोनेंस किया तो इसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बना दिया, देखो यार, इसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया। तो ये जो बी वाला बॉन्ड है ये कभी सिंगल है कभी डबल है, लेकिन ए वाला हमेशा डबल है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ए विल बी स्मॉलर देन बी। ए विल बी स्मॉलर देन बी, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखा हम लोगों ने, तो हम लिख देते हैं इफ द बॉन्ड इज कन्वर्टिंग इनटू फ्रॉम सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड, then the bond length decreases, and if the bond is converting into, या converting from double to single, then bond length increases। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जब हम लोग अगले बार मिलेंगे तो हम लोग एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So we are doing the series of GOC and we will be discussing aromaticity, which is a great and huge application of resonance, and then we will do mesomeric effect, which is also a type of resonance, and हम लोग उन दोनों को नेक्स्ट क्लास में लेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोगों ने रेजोनेंस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, अब इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी घर पे करना है, एक बार सब कुछ लिख के देखना है, बिना लिखे नहीं छोड़ना है, और इसे लगातार पढ़ते रहोगे तो दे विल मींस जेल अप विद यू। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू। थैंक यू।